ये ओल्ड ग्रीक्स या लेटिन्स जो हैं इन्होंने इसको नाम दिए हुए और अभी तक जो है हम वो नाम यूज कर रहे हैं। और क्यों वो नाम यूज कर रहे हैं? उसकी सोर्स की वजह से, जिससे वो प्रोड्यूस हो रहे थे और जिसमें ये मौजूद थे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एसिड है HCOOH, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड हम क्यों कहते हैं? वजह क्या है? असल में फॉर्मिक एसिड जो है ये निकला है वर्ड फॉर्मिका से, और फॉर्मिका जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, और ये असल में निकला है लातीनी जुबान किस चीज से? फॉर्मिका से। और ये कहते हैं किस चीज को? आर्ट्स। चींटी नहीं होती? तो उसमें ये कि उसमें जो जहर होता है, जब वो काटते हैं तो आपने फील किया होगा कि अक्सर वो स्किन में जलन भी होना शुरू हो जाती है, या अगर हम वास्प देखें, जमुरी वगैरह जो है वो जब काटते हैं तो स्किन जो है वो स्वेल भी हो जाता है, ठीक है, और उसमें जलन भी होती है। उसमें ये रीजन है कि उनके जहर में उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्योंकि वो लफ्ज फॉर्मिक का इस्तेमाल करते थे आर्ट्स के लिए, चींटियों के लिए, और ये एसिड उनमें मौजूद होता था, इस वजह से इसको अभी तक जो है हम फॉर्मिक एसिड ही कहते हैं। इसी तरह अगर आप देख लें, नाम आपने सुना होगा एसिडिक एसिड का, CH3COOH। अब इसको एसिडिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड निकला है एसिटम से। एसिटम ये भी लातीनी जुबान का लफ्ज है, और ये असल में कहते हैं इस चीज को विनेगर को, शक्कर को, और ये होता भी विनेगर में है। तो उस सोर्स की वजह से इसको क्या कहते हैं? एसिडिक एसिड कहते हैं। एसिडिक एसिड में तकरीबन 5 से लेकर 6% तक ये विनेगर में जो है, विनेगर में तकरीबन 5 से लेकर 6% तक ये एसिडिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह नंबर 3 अगर आप देख लें, नेक्स्ट प्रोपायोनिक एसिड देखें, तो प्रोपायोनिक एसिड जो है आपके पास है CH3, CH2 और COOH, प्रोपायोनिक एसिड। अब ये जो है ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, यूनानी जुबान का लफ्ज है, जिससे ये डिराइव हुआ है। किस वर्ड से निकला है? प्रोटोस। प्रोटोस मीन फर्स्ट, ठीक है, प्रोटोस मीन फर्स्ट, एंड आयन मीन फैट, और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जुबान के अल्फाज हैं। So the first fat that was derived, that was actually propionic acid, इसलिए इसको अभी भी जो है हम प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं। So उन्हीं ग्रीक वर्ड्स की वजह से अभी भी हम इसको इसी नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर आप देखें ब्यूटारिक एसिड देख लें, CH3, CH2, CH2 और COOH, तो ब्यूटारिक एसिड हम इसको क्यों कहते हैं? असल में ये भी लैटिन जुबान से डिराइव हुआ है, और ब्यूटाइलम एक्चुअली कहते हैं बटर को, ब्यूटाइलम ये कहते हैं लैटिन जुबान में, किसको कहते हैं? बटर को कहते हैं। आपने अगर देखा हो, ये बटर जब रेंसिड हो जाता है, ये थोड़ा खराब हो जाता है, उस पर जब टाइम गुजरता है 2-3 दिन, आप उसको ओपन एयर में रख दें तो उसमें उसका जायका जो होता है वो कड़वा हो जाता है। वो कड़वाहट उसमें जो पैदा होती है वो किस वजह से? कि वो ऑक्सीडाइज होता है, और उसमें जो फैट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा खराब भी हो जाता है।
ब्यूटाइलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये तो कॉमन वर्ड्स जो अभी भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। लेकिन रियली में अगर हम इसका अल्फाबेट सिस्टम में हम इसको नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो वो हम कैसे इसको नाम देते हैं, चलिए देखते हैं इसका अल्फाबेट सिस्टम, हाउ टू नेम इट। अब देखते हैं अल्फाबेट सिस्टम फॉर नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्फाबेट सिस्टम के मुताबिक कैसे नाम देते हैं। बाकी तो रूल्स वही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन कार्बन वो सेलेक्ट करते हैं एज अ पेरेंट चेन। सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन कार्बन और इंक्लूडिंग कार्बन जो इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में। और ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा पेरेंट चेन। दूसरी बात नंबरिंग की है, तो नंबरिंग जो है हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड पे ये COOH ग्रुप यानी जो जहां पे इसका ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, यही आपका कार्बन नंबर 1 होगा। सो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे ये COOH ग्रुप मौजूद होगा, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 होगा। हम इसके पेरेंट चेन को नाम कैसे देते हैं, इसकी नेमिंग में हम क्या करते हैं कि जो नाम हम अल्केन को देते हैं, अल्केन के नाम का ई हम उड़ा के उसमें हम क्या डाल लेते हैं, ओइक एसिड डाल लेते हैं, ओइक एसिड। अल्केन के ई को हम उड़ा के हम उसकी जगह क्या लगा लेते हैं, ओइक एसिड। यानी ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन द ई of alkane it is replaced by oic acid। ये अगर हमारे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, या हम इसको नाम देंगे मीथानोइक एसिड, या अगर ईथेन है तो इथानोइक एसिड। देखते हैं, इस पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी तरह नंबरिंग के बाद इसमें अगर कोई ब्रांच है, कोई भी ब्रांच इसमें मौजूद है, तो राइट द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ सब्स्टिट्यूट या ब्रांच एंड आल्सो इट्स पोजीशन एंड देन राइट the name of parent chain। अब इसमें ब्रांच का नाम वही बात है जिस हमने पहले लिखे हुए और ग्रुप्स के, कि पहले हम ब्रांच का नाम लिख लेते हैं, उसकी पोजीशन लिख लेते हैं और फिर पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का हम याद रखते हैं कि चूंकि पेरेंट चेन हमारे पास उसमें जो फंक्शनल ग्रुप इसका है, ये हमेशा हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे होगा, या उस एंड पे होगा या इस एंड पे होगा, और यही हमारे पास कार्बन नंबर 1 भी होगा, इसलिए इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। नंबरिंग तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई हेलोजन आ जाए, जो भी होगा, पेरेंट नेम जो है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से ही देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें अल्कीन का डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम ऐसा ब्रांच कंसीडर करेंगे, उसका नाम पहले लिखेंगे, और ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमेशा आपके पास पेरेंट नेम के तौर पर यूज होगा। चलिए देखते हैं, सिंपलेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास अभी एक 1 कार्बन वाला
कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा था ये, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते थे कॉमन मोड्स में। आयोपैक सिस्टम में हम इसको कैसे नाम देंगे? इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन को हम नॉर्मली हम कहते हैं मीथेन इन द अल्केन्स। अब ये चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम इसके ई को हटा के इसकी जगह हम ओआईसी एसिड लगा लेते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा मीथानोइक एसिड। इसी तरह अगर आपके पास है एसिडिक एसिड CH3 COO और H, ये एसिडिक एसिड है। आयोपैक सिस्टम में हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, 1 2। तो 2 कार्बन को हम अल्केन में इथेन कहते हैं, इथेन के ई को हटा के हम ओइक एसिड लगा लेते हैं, हम इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। या अगर आपके पास सिंपली 1 2 3 4 कार्बन है, यहां इसके साथ कोई ब्रांच भी लगी हुई है, कोई CH3 का लगा हुआ है। अब यहां पे इसको हम कैसे नाम देंगे? कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 4 कार्बन है इसमें। 4 कार्बन्स को हम कहते हैं ब्यूटेन, यहां पे हम इसको कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड। अब ब्यूटानोइक एसिड को कह देते हैं, इसमें यहां पे एक ब्रांच भी है अल्काइल ग्रुप CH3 यानी मिथाइल। इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे? नंबरिंग देते हैं, हमारे पास कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 3 और 4। तो 3rd कार्बन पे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है, उसका नाम हम इससे पहले लिख देते हैं, सो 3 मिथाइल और ब्यूटानोइक एसिड। अगर इसमें कोई हेलोजन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5, यहां पे COOH, यहां पे इसके साथ कोई हेलोजन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, अब इसको हम कैसे नाम देंगे? ये आपके पास है, कितने कार्बन है इसमें? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन में आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5। ये है आपके पास पेरेंट नेम, इसका होगा पेंटानोइक एसिड। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 3rd कार्बन पे आपके पास ब्रोमीन भी मौजूद है, नाम कैसे देंगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो पेंटानोइक एसिड। अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम कैसे नाम देंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 2 3 4, यहां पर इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा O और H। अब इसमें अल्कीन यानी डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो हम इसका पेरेंट नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से देंगे या अल्कीन के लिहाज से? तो एंड जो आपका मॉलिक्यूल का होगा नेम ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से, ठीक है। यानी इसमें अगर आप देखें 4 कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 इसको आप कह सकते हैं ब्यूटीन ओइक और क्या एसिड, ब्यूटिनोइक एसिड। इसमें आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो देखिए यहां पर नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग हम इसके लिहाज से देंगे 1 2 3 और 4। तो आप देख रहे कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम होगा 2 ब्यूटिनोइक एसिड। सही है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 इन, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रहा है, और क्या ब्यूटानोइक एसिड। जैसे आपको आसान लगे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो 2 इन जो है ये आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है, और ब्यूटानोइक एसिड के ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बोथ आर द सेम। अगर इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सो वी हैव टू नेम इट लाइक पेंटाइनोइक एसिड, ब्यूटाइनोइक एसिड, प्रोपाइनोइक एसिड। यानी जिस लिहाज से यहाँ पे जितने कार्बन में मौजूद होंगे
ये अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसको जब मैं नाम दूंगा तो ये हो जाएगा ब्यूटाइनोइक और एसिड, ब्यूटाइनोइक एसिड। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 और 4, तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सो वी हैव टू नेम इट 2 ब्यूटाइनोइक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, हाउ टू नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात तो ये कि इसके जो स्टार्ट के जो मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बन 1 से लेकर तकरीबन कार्बन 4 तक, यानी मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, दे आर liquid in state and they have very penetrating smell. बड़ी खराब सी स्मेल होती है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, और नाखुशगवार स्मेल होती है इसकी। ये स्मेल आपने सिरके में भी महसूस की होगी, ये स्मेल आपने बटर में भी महसूस की होगी। अगर आप मक्खन को देख लें, अगर वो खराब हो जाए, उसकी स्मेल से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि खराब है। बड़ी तेज सी स्मेल होती है, और ये स्मेल जो है ये इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वजह से होती है। अगर आप देख लें विनेगर को देख लें, तो विनेगर यानी सिरके में तकरीबन 5 से लेकर 6% तक जो है ये क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। एसिड की स्मेल इन विनेगर अप टू 5 to 6%, और इसमें आप इसकी स्मेल महसूस कर सकते हैं विनेगर की। विनेगर में आप देखें कि जो तेज स्मेल होती है वो इसी एसिडिक एसिड की वजह से होती है। आप प्योर एसिडिक एसिड देख लें तो इसकी स्मेल और भी खराब होती है, बहुत ज्यादा तेज स्मेल होती है। इसी तरह एक और फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि अगर आप एसिडिक एसिड ले लें लेकिन एनहाइड्रस हो, विदाउट वाटर हो, तो ये तकरीबन इसका फ्रीजिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और इसकी फ्रीजिंग अगर हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। वो बिल्कुल आइस की तरह आपको नजर आएगा। ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर, ग्लेशियर हम कहते हैं आइस को, ठीक है, तो उसमें वो बिल्कुल आइस की तरह अपीयरेंस होती है, इस वजह से हम उसको फिर क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड, वो फ्रीज हो जाता है। इसी तरह ब्यूटानिक एसिड जो है ये मौजूद होता है हमारे पास जब बटर जो है वो रैंसिड हो जाए, खराब हो जाए। ब्यूटारिक एसिड ये मौजूद होता है किस चीज में, जब बटर जो है वो क्या हो जाए, रैंसिड हो जाए। उसको आप ओपन एयर में रख दें, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें जो फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, यानी उसमें ब्यूटारिक एसिड बन जाता है, और उसकी स्मेल भी बड़ी तेज होती है। तो इरिटेटिंग स्मेल इसकी होती है, बड़ी खराब स्मेल होती है, और वो किससे
कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो मिनरल्स होते हैं लोअर, इसमें कार्बन की तादाद कम होती है, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्यों सॉल्युबल होते हैं? और उसका मेन रीजन ये है कि इसका मॉलिक्यूल जो होता है ये पोलर होता है, दे आर पोलर इन नेचर, जिसकी वजह से इसमें क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अगर कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं they have wax like appearance, solidified होते हैं और wax की तरह वो नजर आते हैं, उसकी अपीयरेंस wax की तरह होती है। इसी तरह जितने कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में कम होती जाती है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड दे हैव wax like appearance and they are less soluble in water. ये होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अल्कोहल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनोल से, अल्कोहल से, इवन वाटर से भी जो है इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी एसिडिटी जो है उसको पता चलता है हमें इसकी pKa वैल्यू से, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता जितना हमारी ये मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये जो है ये हमारे पास जो बाकी हैलोजन एसिड होते हैं उनके मुकाबले में तो ये वीक होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सबसे ज्यादा एसिडिक कंसीडर होता है। अगर हम सिंपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में ये अपना ये हाइड्रोजन आयन यानी जो ये प्रोटॉन है ये इसको डोनेट कर सकता है और हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब चूंकि ये प्रोटॉन डोनर है इसलिए हमारे पास ये क्या कंसीडर होगा, एसिड कंसीडर होगा। अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है ये तो डिपेंड करता है इसके pKa वैल्यू पे। pKa वैल्यू अगर हम इसके देखें तो अगर हमारे पास जितनी कम होगी उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और जितनी pKa वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिड क्या होगा, वो वीक होगा। ये हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनीहाउ यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, इस कार्बोक्सिलेट आयन को देखें तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड और ये आपके पास O, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को
शिफ्ट करता है। हमारे पास इसके जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह होगा, ये O नेगेटिव और कार्बन डबल बॉन्ड O। ये दो वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर इसके होंगे, कभी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कभी ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते और ये यहां शिफ्ट होते तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि एक कार्बोक्सिलेट आयन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो इस वजह से ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा। अगर एक कंपाउंड की या किसी आयन के हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे उतना वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे। जब ये हाइड्रोजन है मेरे पास मौजूद होंगे सॉल्यूशन में तो ये हमारे पास क्या कंसीडर होगा, एक स्टेबल एसिड जो है, या आप कहते हैं एक स्टेबल आयन के तौर पर जो ये प्रेजेंट होगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एसिड कंसीडर होगा। क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद होंगे। हम इसकी एसिडिटी को और इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहां पे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लगाते तो हम इसकी एसिडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये O और इस तरह ये मेरे पास क्या, नेगेटिव। यहां पे यार ये चीज याद रखिए, अगर मैं इसके साथ यहां पे इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करता हूं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको, इस कार्बन को डोनेट करता हूं, तो ये इस कार्बन को ज्यादा स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा। अगर ये इसको हम कोई ऐसा ग्रुप लगाते हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इसको डिस्टेबलाइज करता है, इसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम इस कार्बन के साथ यहां पे इसके साथ हम लगाते हैं तो वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इस कार्बन को अनस्टेबल करेगा और ये इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन इससे ड्रॉ कर रहा है, जैसे हैलोजन हो गया, ठीक है, इस तरह के और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन, तो वो इससे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से ये इस कार्बोक्सिलेट आयन को और स्टेबलाइज करेगा। जितना वो और स्टेबलाइज करेगा उतना ये ज्यादा स्ट्रांग एसिड कंसीडर होगा। सो दो बातें हो गई कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें हम ऐड करते हैं तो ये इसकी एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इसकी एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप इसके साथ ऐड करेंगे तो वो इसकी एसिडिटी को कम करेगा। लेकिन अगर कोई हैलोजन या कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं तो ये इसकी एसिडिटी को क्या करेगा,